दो प्रचंड जनादेश। आज सुबह मैं और सिकता जब यहाँ आए स्टूडियो में और एक साथ बैठे हम आके सुबह 7 बजे, तब ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रचंड जनादेश दोनों राज्यों की जनता देने वाली है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लेड वाले गठबंधन को, महायुति को 236 सीटें 288 में से, उसी तरीके से झारखंड में 81 में से 56 सीटें जेएमएम लेड गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिली हैं। ये दिखा रहा है जनता को साफ सुथरी सरकारें पसंद है, स्थायित्व पसंद है और साफ तौर पर वो चीज़ें पसंद है जहां पर उनको अधिकार मिलते हो, जहां पर उनको एम्पावर किया जाता हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो दोनों राज्यों में, या फिर आदिवासी अधिकारों की बात हो, या सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात हो। जो एक रहा वो जीत गया, जो बिखर गया वो इस चुनावों में हार गया है। ये संदेश भी इन चुनावों से निकलकर सामने आया है। दोनों राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये साफ साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी 132 सीटें अपने दम पर अपने जीत चुकी है, जबकि वो लड़ी थी 149 सीटों पर। 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का। इतनी बड़ी मात्रा में सीटें बीजेपी को आज तक नहीं मिली थी महाराष्ट्र में, और ये लगातार बीजेपी के लिए बीते 2 चुनाव जो रहे, 14 का, 19 का और 24 का, 100 का आंकड़ा उसने पार किया है। झारखंड के आंकड़ों पर अब नजर, यहां पर इंडिया ब्लॉक को खास तौर से हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है इंडिया ब्लॉक के लिए। तस्वीरों में और इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं 56 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आज आकर रुका, उसका नतीजा। और एक बार फिर झारखंड में ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ, एक बार फिर से वही सरकार आ रही है जो सत्ता में रही और चुनाव में उतरी थी। और एनडीए के खाते में 24 तीखे प्रचार हुए इस पूरे चुनावों में झारखंड में भी, लेकिन उसका नतीजा बीजेपी को, एनडीए को नहीं मिला। अब रीजन वाइज बात कर लेते हैं। सिकता, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोंकण इलाके में कुल 39 सीटें, 39 के रुझान हमारे सामने हैं। एनडीए को 35% सीटों पर 35% वोट मिले हैं और एमवीए को इस इलाके में 4% वोट मिले। मराठवाड़ा के इलाके में 46 में से 45 के रुझान नतीजे हमारे सामने, एक आना बाकी है। 40% पर एनडीए आ गए और 40% वोट एनडीए को है, 5% वोट एमवीए को मिले इस इलाके में। नहीं, पूरी तरीके से आंधी है, सुनामी है यहाँ पर महायुति की। महाराष्ट्र, मुंबई की 36 सीटें, 36 के नतीजे आ चुके हैं। 22% वोट एनडीए को मिला है, 14% वोट यहाँ पर एमवीए को मिला है। महाराष्ट्र नॉर्थ की अगर बात की जाए तो एनडीए के खाते में 43% वोट गए हैं, महाविकास अघाड़ी के खाते में मात्र 3% वोट गए। यहाँ पर भी बहुत बड़ी जीत। 61 सीटों में विदर्भ में एनडीए ने बहुत अच्छे इनरोड्स बनाए हैं, 49% वोट मिले हैं और अघाड़ी को मात्र 12%। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। और ये पश्चिम का इलाका, पश्चिम की 58 सीटें, 45% वोट मिला एनडीए को और अघाड़ी को 10% वोट मिला है। ये वो इलाका है जहाँ पर बड़ी पकड़ कही जाती है जरांगे पाटिल की। झारखंड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, झारखंड उत्तर पर अगर नजर डालें 34 सीटें हैं इस इलाके में, एनडीए को 18%, जबकि इंडिया ब्लॉक को 15%। तो दोनों ने करीब 1% का इजाफा किया है। तो ज़्यादा नफा नुकसान नहीं, बराबरी पर रहे। झारखंड, संथाल परगना, यही वो इलाका है जिस पर बीजेपी की नज़र रही और उसका चुनाव कैंपेन इसी इलाके के इर्द गिर्द घूमता रहा। 18 सीटें इस इलाके से आती हैं। इंडिया ब्लॉक को इसमें 17% वोट मिले, जबकि एनडीए को सिर्फ 1%, यानी कि कोई भी इनरोड आदिवासी बहुल समाज में नहीं बना पाई बीजेपी। झारखंड दक्षिण में 29 सीटें आती हैं, इंडिया ब्लॉक को 24% और एनडीए को 5% ही हासिल हुआ है। इन्हीं अभी तक के जो ग्राफिक्स हमने आपको दिखाया रीजन वाइज और स्टेट वाइज, एक नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई। नीरजा जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपके पेशेंस का, धैर्य का। मैं जानता हूं कि आप भी थक गई होंगी, सुबह से हम लोग लगातार स्टूडियो में यहाँ से वहाँ मौजूद है। लेकिन अगर मैं रीजन वाइज स्पेसिफिकली बात करूँ, खासकर महाराष्ट्र की, ऐसा क्या हुआ कि मराठवाड़ा के इलाके में जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था 6 महीने पहले अघाड़ी ने, इस बार नहीं कर पाया और बीजेपी ने वो इलाका जो कमज़ोर रहा वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया? बिल्कुल, इससे लगता है कि मराठा वोट पूरे जम के जो जाने वाला था एमवीए की तरह, खासकर मनोज झरांगे पाटिल वहीं से हैं
और उनका एजिटेशन भी था, उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए, उनको विड्रॉ भी कर लिया और उसको उससे लगता था, और जो बात फैल गई थी अगल बगल में जालना बीड में कि जरांगे पाटिल चाहते हैं बीजेपी को हरवाओ और एमवीए को सपोर्ट करो, तो ऐसा लगता है मराठा उस मात्रा में कंसोलिडेट नहीं हुआ। तो क्या जो बटेंगे कटेंगे का नारा था, जो हिंदुत्व का नारा, धर्म युद्ध जो कि या वोट जिहाद जिसकी बात फडणवीस ने की, उसका कुछ असर हुआ मराठा पे? क्या कुछ मराठा टूट के गया है महायुति के मनोज पास? जरांगे पाटिल का अनाउंस करना कि वो चुनाव लड़ेंगे और फिर कहा कि विड्रॉ कर लिया कि नहीं लड़ेंगे, क्या इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा? नहीं, ऐसा माना जाता था कि देखिए उनकी खिलाफत देवेंद्र फडणवीस से थी पर्सनली, उनकी खिलाफत भाजपा से थी, लेकिन वो सॉफ्ट थे एक नाथ शिंदे के प्रति, वो सॉफ्ट थे अजीत पवार के कैंडिडेट्स के प्रति, और एमवीए की तरफ तो उन्होंने इशारा किया ही था। तो अब कितनी क्रेडिबली, उन्होंने कहा, मुझे ही कहा था ये एक इंटरव्यू में कि मैं पहली चुनौती हूँगा नई सरकार के लिए। मनोज जरांगे पाटिल विल बी द फर्स्ट चैलेंज फॉर द न्यू गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि आज नई सरकार बनने वाली है। और मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा एक बार फिर हेडलाइंस बनाएगा। और पीछे हम अगर नज़र डालें तो शहरी सीटों में जो बढ़त या सफलता दर देखें तो एनडीए को 79% यानी कि 127 सीटों में से 100 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। तो अच्छा प्रदर्शन शहरी इलाकों में नीरजा जी रहा एनडीए का? अब बिल्कुल, और एक्सपेक्टेड था, शहरी इलाकों में तो अच्छा प्रदर्शन एक्सपेक्टेड था, गांव के इलाकों में भी इतना वो नहीं हुआ है, मतलब इनकी बढ़त हुई है गांव के इलाकों में भी। तो इतना अनप्रेसिडेंटेड फिगर है ना 132 का, कि पहले 122 2014 में, फिर 105 2019 में, और अपने से इतना, और वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। मेरे साथ विजय चोरमरे साहब भी जुड़ गए। विजय जी, क्या बीजेपी ने जादू किया? आपने भी शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना हम लगातार बात कर रहे थे। मैंने भी नहीं, महाराष्ट्र का कोई भी आदमी इस पर ये विश्वसनीय नहीं, ये रिजल्ट विश्वसनीय नहीं है। जो लोग चुन के आए हैं वो भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते, इतनी अनएक्सपेक्टेबल ये सारे फिगर्स हैं मुझे लगता है। क्योंकि सत्ता में कौन भी आ सकता है, महायुति सत्ता में आ सकती है, दोनों में अंतर है। अविश्वसनीय कहेंगे या विश्वसनीय नहीं कहेंगे आप? क्या आप इसको अविश्वसनीय कहेंगे या विश्वसनीय नहीं कहेंगे? नहीं, ये सारे जो रिजल्ट है अविश्वसनीय जो रिजल्ट है इस पर, क्योंकि ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था। अगर ये जो बीजेपी महायुति के लोग हैं वो भी नहीं ये मान सकते कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, मगर मिला है ये आपके सामने है। इसके कारण क्या है, इसके कारणों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि पहली बार देखिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि महाविकास आघाड़ी ने एक चुनाव सीरियसली नहीं लिया। महाविकास आघाड़ी बहुत दमखम के एक चुनाव लड़ी, शरद पवार बहुत दमखम के चुनाव लड़े। कांग्रेस कभी इतना चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेती आज तक महाराष्ट्र के चुनाव में, मगर इस बार कांग्रेस की सारी सेंटर की लीडरशिप, सारे चीफ मिनिस्टर जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ थी, कांग्रेस ने पहली बार इतने सीरियसली महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी दिलचस्पी दिखाए थे, वो अपनी सारी ताकत उतारी थी। फिर भी जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट बहुत ही अभी ये ग्राफिक आपकी बातचीत के दौरान चल रहा है, जहां पर मुस्लिम बहुल सीटों में 29 में से 18 सीटों पर एनडीए जीता और 30 में से 11 पर एमवीए जीता। यानी एनडीए का मुस्लिम बहुल सीटों पर 62% प्रदर्शन अच्छा रहा और एमवीए का 37%। यानी मुस्लिम बेल्ट में भी अजीत पवार ने जो कैंडिडेट खड़े किए उसका फायदा मिला। एक आध कैंडिडेट एक नाथ शिंदे ने खड़ा किया था, उसको भी फायदा मिला, लेकिन वो फायदा एमवीए को नहीं मिला। हाँ सही है। जो जिस वक्त एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हिंदू पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब अजीत पवार जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर विचारधारा लेके चल रहे थे, वो लगता है उनकी रणनीति का हिस्सा थी कि अजीत पवार सेक्युलर लाइन लेके चले, क्योंकि उनकी तरफ जो मुस्लिम वोट आएगी उनका फायदा महायुति को होगा। ऐसी एक उनकी रणनीति मुझे लगता है यही यहाँ कामयाब होती दिख रही है। देखिए
अगले आंकड़े बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत पर और देख लेते हैं कि क्या रहा स्ट्राइक रेट आंकड़ों में। तो ये अब सामने आपके ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है उस पर अब नजर डालते हैं। जी, साल 2009 में 39%, फिर साल 2014 में 47%, 2019 में 64% और साल 2024 में आते आते सुमित मामला ही बदल गया। 89%, ऑलमोस्ट 90%। इससे अच्छा स्ट्राइक रेट किसी का नहीं हो सकता। बीजेपी लगातार 3 बार जिन राज्यों में चुनाव जीती है उसमें अब महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश पहले से थे। लगातार 3 जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रो इनकम्बेंसी जिसको बोला जाता है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। जी, और अब जिस बात का हम थोड़ी देर पहले सुमित चर्चा भी कर रहे थे उसके आंकड़े अब आपके सामने। जरांगे का प्रभाव यानी कि मराठवाड़ा इलाके में अगर हम नज़र डालें तो क्या इनका प्रभाव रहा या नहीं रहा, इस पर नज़र डालते हैं। और एनडीए के लिए जो लोकसभा 11 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रहा लोकसभा के दौरान, और जबकि विधानसभा की जब चुनाव हुए हैं तो 41 सीटों पर इसका प्रभाव देखा गया है। ये एनडीए का खाता था। और बीजेपी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लोकसभा में 7 पर प्रभाव रहा और विधानसभा में 19 सीटों पर उसका प्रभाव दिखाया। ये लोकसभा की सीटें जो विधानसभा में बांटी गई है, लोकसभा में 4 पे शिवसेना का असर दिखा और 13 पर विधानसभा का असर दिखा, 13 विधानसभा सीटों पर। एनसीपी लोकसभा में कोई नहीं है था, लेकिन विधानसभा के 8 इलाकों में मनोज जरांगे पाटिल के प्रभाव दिखाई दिया है। एमवीए की अगर बात की जाए आघाड़ी की तो 35 पर लोकसभा सीटों में प्रभाव दिखा था, हमने देखा था। इस बार विधानसभा में केवल 5 सीटों पर प्रभाव दिखा। कांग्रेस के हिसाब से बात करें तो लोकसभा में 14 सीटों का असर था मनोज जरांगे का, लेकिन विधानसभा में मात्र 1 सीट पर उनका प्रभाव दिखाई दिया। एनसीपी शरद पवार में लोकसभा में 3 सीटों का प्रभाव था, विधानसभा में केवल 1 सीट पर इनका प्रभाव दिखाई दिया। यानी जो असर था मनोज जरांगे पाटिल का लोकसभा में, वो विधानसभा तक आते आते बहुत ही डिमिनिश हो गया, महाविकास आघाड़ी के लिए लुप्त सा हो गया। राज ठाकरे के बारे में बात करें। राज ठाकरे का कितना असर रहा या एमएनएस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 125 सीटों पर एमएनएस चुनाव लड़ी थी और चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था कि अगर उनके कैंडिडेट्स जीते तो वो हिस्सा बन सकते हैं सरकार का। सब सीटें एमएनएस हार गई है। राज ठाकरे का शो फ्लॉप शो रहा। सिर्फ 1.6% वोट ही एमएनएस इस चुनाव में जुटा पाई है। अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं वो भी माहिम सीट हार गए। अगर महिला मतदाताओं की बात की जाए, महिला मतदान पुरुषों से ज़्यादा हुआ। एनडीए के लिए 68% पर और एमवीए के लिए 30% पर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं मैं, जहां महिला मतदान पुरुषों से ज़्यादा हुआ। जहां पुरुष मतदान महिला से ज़्यादा हुआ वो एनडीए के लिए 83% है और महाविकास आघाड़ी के लिए 22% है। और कांग्रेस कहां पर खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस के अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो 2014 में मात्र 42 सीटें, 2019 में 44 सीटें और 2024 में मात्र 16 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई। कांग्रेस के वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 14 में 18% वोट थे, 19 आते आते 16% रह गए और अब 24 में आते आते मात्र 12% ही कांग्रेस को वोट मिले हैं। कांग्रेस का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। चलिए, तो नीजा जी आप ये आंकड़े देख रही थी, एनालिसिस है जो आज चुनावी नतीजे आए हैं उसके डिटेल्ड समरी एक तरह से हम आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलियों को लेकर भी बहुत बात होती रही, रिबेल कैंडिडेट्स को लेकर भी बात होती रही, लेकिन वो इस चुनावों में असरदार साबित नहीं हुए दोनों ही पक्षों के लिए।
निर्दलीय कहा जा रहा था कि काफ़ी डैमेज करेंगे, 30 तक चले जाएंगे, ऐसा माना दो जा जीते रहा था। मात्र 2 जीते हैं। मात्र 2 सीटें हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर था जनता का मन, एक साफ सुथरा एक तरफा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये देने फिगर वाला। चल रहा है, आप जब बात करें ना, अभी तक का चुनाव में सबसे कम निर्दलीय को भी जीते हैं तो वो इस बार जीते हैं, मात्र 2 निर्दलीय जीते। ये आंकड़े आप हम लोग के सामने हैं। 1995 में 45 हुआ करते थे और 2024 में हम आते आते मात्र 2 ही इंडिपेंडेंट जीत पाए हैं। यानी इंडिपेंडेंट और अदर्स का पूरा जो सफाया था वो बीजेपी और यूती ने अपने पक्ष में कर लिया, वो सफाया कर दिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो माना जाता था जैसे शरद पवार की पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंस की पॉलिटिक्स, और जब ये 1995 में सेना और बीजेपी जीते थे तो बेतहाशा नंबर था मुझे याद है 45 का। तो अब 2 पे लाना तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, क्लियर सिचुएशन कर दी है। एक तरफा एमवीए, वीकेंड एमवीए है और दूसरी तरफ महायुति है, वहाँ भी बीजेपी का दबदबा है। जी चोरमरे जी, ये जो बात आप नीरजा जी कह रही हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात हमने प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुना, उन्होंने बताया अपना एक तरह से एनालाइज उन्होंने किया है कि कांग्रेस बार बार इस तरह से चुनावों में क्यों हार रही है। आपको लगता है महाराष्ट्र में कांग्रेस के इतने खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या रही है इस बार? नहीं, मुझे लगता है इस बार जो कांग्रेस की नहीं पूरी एमवीए की हालत खराब हुई थी, क्योंकि इसका सारा ठिकरा कांग्रेस की माथे पर फोड़ना अच्छा नहीं हो लगता मुझे, क्योंकि पूरे एमवीए का हाल है। लोगों ने जो मैंडेट महायुति को दिया है उसके कारण हो सकते हैं लाडली बहना, जो जिसका जिक्र दिन भर बार बार हुआ है कि लाडली बहना योजना, इस योजना का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दूसरा, किसान सम्मान निधि जो योजना है केंद्र की, उसी तहत एकनाथ शिंदे सरकार ने नमो किसान निधि नाम के एक नमो कृषि सम्मान निधि नाम की एक और योजना, जितना केंद्र सरकार देते है उतने किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालने की योजना है, उस योजना का फायदा मुझे लगता है हुआ है। जो बात हुई मराठा आरक्षण की, जो पहले बात चल रही थी, देखो इससे पहले कभी भी मराठा वोटर्स महाराष्ट्र में डोमिनेटिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मगर मराठा वोट कभी भी कंसोलिडेट नहीं हुए हैं आज तक। पहली बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मराठा वोट इकट्ठे हुए मनोज जरांगे के आंदोलन के कारण, मगर मनोज जरांगे का एकाध आंदोलन कोई भी हो तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा देर तक नहीं चलती। कोई इमोशनल मुद्दे पर चला हुआ आंदोलन इतनी देर तक नहीं चलता, उसका प्रभाव सीमित का जो पीरियड रहता है, सीमित पीरियड तक रहता है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के वक्त मनोज जरांगे का आंदोलन का प्रभाव तो पीक पर था, उसके बाद उनकी भूमिका बदलते गई, उनके रुख बदलते गए और अंतिम में अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात करते करते आखिरी सवाल का क्विक पीछे हट जवाब गए। दे दीजिए चोरमरी साहब, वो ये कि एनसीपी और शिवसेना, अब तो ये तय हो गया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, असली एनसीपी अजीत पवार की है। कम से कम इन नतीजों के बाद तो ये कहा जा सकता है। तो जो उधर की धड़े बचे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, क्या अब क्योंकि 12, 13, 14 विधायक जीते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब लोग अब सत्ता की तरफ आ जाएंगे, अजीत पवार के पास और एकनाथ शिंदे के पास? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ये सत्ता की तरफ आएंगे। वो क्योंकि वो आइडियोलॉजी के कारण उधर रहे हैं, आइडियोलॉजी के कारण वो तब भी एक अजीत पवार के साथ, उनमें से कई लोगों को अजीत पवार के साथ जाने का चॉइस तब भी था जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे, मगर तब भी सत्ता के साथ होते, सत्ता मिलने की संभावना थी, तब भी वो उनके साथ नहीं गए थे। मुझे लगता है वो आइडियोलॉजी की तरफ जो लोग रुके वो लोग उस तरफ नहीं। ये जो ग्राफिक्स चल रहे हैं सिकता इस वक्त पे, ये नेताओं की रैलियों के ग्राफिक्स हैं, किसका कितना स्ट्राइक रेट रहा। राहुल गांधी मात्र 14% पर है, प्रियंका गांधी का मात्र 0% है, 5 पर के एक भी नहीं जीत पाए। रैलीज के स्ट्राइक रेट है नीरजा जी, उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। कहाँ रैलियां की? आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की, 11 का स्ट्राइक रेट है, 92%, 92 और 11 में जीते हैं। 3 में से 3 रैलियां। महाराष्ट्र के नतीजे ऐसे नीरजा जी कि मतलब बीजेपी के नेताओं का परफॉर्मेंस सुधर गया, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो और इम्प्रूव कर गया है। ये अजीत पवार की रैली का स्ट्राइक रेट, ये शरद पवार की रैली का 48 रैलियां और
5 वैसे ही उद्धव ठाकरे का देखिए 37 रैलियां की 9 में जीते, मात्र 24% का, मतलब फेल है ये तो। 33% भी कम नंबर आए हैं। 33% को सप्लीमेंट्री आ जाती थी। तो वही उद्धव ठाकरे, वही शरद पवार, वही राहुल गांधी। प्राइम मिनिस्टर का देखिए 91, 11 रैलियां की 10 में जीते महाराष्ट्र में, 91 का स्ट्राइक रेट। अमित शाह का 100% का स्ट्राइक रेट, 15 की 15 जीते। ये रैलियों की बात कर रहा हूं मैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, मात्र 33%, जस्ट पासिंग मार्क्स, 12 में से 4 जीते। राहुल गांधी 7 रैलियां की 1 जगह जीते, 14% का स्ट्राइक रेट। बहुत ही खराब प्रदर्शन इन तमाम नेताओं का, जो ये दिखा रहा है कि कहीं भी जरा सा भी प्रभाव नहीं डाल पाए। नीरजा जी, तो जो ये रैलियां की, खास तौर से एनडीए के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने या फिर गृह मंत्री ने 100% स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि वो जो कहना चाह रहे थे अपने वोटरों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक उन्होंने पहुंचाया और वो आगे तब्दील हुआ है वोटों में। देखिए, जब जीत की तरफ एक पार्टी बढ़ती है ना, तो तो फिर जो भी उनके नेता कहेंगे वो सेंटिमेंट को छूता है, क्योंकि वो सेंटिमेंट वहाँ है, वो उस सेंटिमेंट को और भी रीइंफोर्स करता है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे लोगों के मन में थे, जो लोगों के दिल को छू गए, वो महायुति बात कर रही थी। और जहाँ तक एमवीए का सवाल है, उनका नैरेटिव पुराना हो गया था। जो लोकसभा में काम किया वही नैरेटिव की वो बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं कहाँ मूड बदला है, लोग क्या चाह रहे हैं असेंबली इलेक्शन में, वो भांप नहीं पाए मुझे लगता है। और यहाँ इन्होंने बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन किया। 5 महीने में इस तरह का करना एक चमत्कारी है। अब याद करिए, देवेंद्र फडणवीस लोकसभा के नतीजों के बाद इस्तीफा दे रहे थे कि 9 ही जीते, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। और आज देवेंद्र फडणवीस हम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। अब किस फुर्ती से ये बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाते हैं, जैसे कि महायुति गई बैक टू द ड्राइंग बोर्ड लोकसभा के बाद, ये देखने लायक होगी। जी, झारखंड की तरफ अब रुक करेंगे, लेकिन जोरमनी जी, इससे पहले एक छोटा सा बस सवाल ये कि अब जो नारों से नैरेटिव खासतौर से एनडीए नेताओं ने सेट किया अपने चुनाव प्रचार के दौरान, वो काम कर गया? सही है, नारों से जो नैरेटिव सेट किया वो काम कर गया। और जो महायुति को जो अपने जो सक्सेस मिला है उससे वही दिखता है। महायुति के तीनों पार्टियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। भाई एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन नामांकन वापस लेने की तारीख थी, तब उस दिन मैंने अजित पवार जी का इंटरव्यू किया था। तब उन्हें पूछा था कि आपकी रणनीति क्या रहेगी। तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के शपथ विधि समारोह में हम गए थे, तब हमने उनसे बात की और उन्हें पूछा कि लोकसभा के बाद आपने कैसा परफॉर्म किया। तब उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों में गए, लोगों से मिले और लोगों में जाके अपने काम किया और जनप्रिय योजनाएं लाई, उसके साथ जीते। हम वही नीति अपना रहे। ऐसे अजित पवार ने जिस दिन कामयाब रही है, वो रणनीति कामयाब रही है। अब झारखंड की बारी, जहां पर प्रचंड एक जीत हेमंत सोरेन सरकार के लिए। आप देख सकते हैं 2 प्रचंड जनादेश, जिसमें दूसरा प्रचंड जनादेश आ रहा है झारखंड से, जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया और पुरुषों से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो आप देख सकते हैं जहां महिला मतदान पुरुषों से ज़्यादा रहा। एनडीए के लिए 26%, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लिए 73%। ये महिलाओं का योगदान रहा इन चुनावों में, इन दोनों ही धड़ों के। यानी महिलाओं को हेमंत सोरेन और उनकी नीतियां ज़्यादा पसंद आई, स्ट्राइक रेट इसीलिए शानदार रहा। जहां पुरुषों का मतदान ज़्यादा रहा, वहां पर एनडीए को फ़ायदा हुआ और इंडिया को केवल 43% है और एनडीए को 57% वोट मिले। यानी पुरुष वोटरों ने एनडीए को फ़ायदा पहुंचाया। जो महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिला है, जहां पुरुष वोटर्स ने ज़्यादा वोट किया है, वहां पर एनडीए को फ़ायदा हुआ है। लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई।
नो डाउट हेमंत सोरेन तो झारखंड के मैन ऑफ द मैच हैं ही, पर इस पूरे चुनावी टूर्नामेंट के जो झारखंड में खेला गया, इसमें कल्पना सोरेन सबसे नए नवेले स्टार के तौर पर निकलकर सामने आई हैं। और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। और कल्पना सोरेन, जिनका इंटरव्यू सिक्ता ने किया था चुनाव प्रचार के दौरान, वो कल्पना लिखती है, ये जीत हर मैया की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, आपसी भाईचारे की जीत है। मैया सम्मान योजना की घोषणा की थी और उसका फायदा सीधे तौर पर महिलाओं के बम्पर बहुमत के साथ, बहुमत वोट के साथ मिला। बिल्कुल, 2 दिन पहले राजेंद्र तिवारी जी हम आपसे बात कर रहे थे और यही चर्चा थी कि महिलाएं अगर इतनी बड़ी संख्या में घर से निकली हैं तो किसका फायदा होगा। तो राजेंद्र जी, फायदा किसका हुआ ये साफ है। मैया सम्मान योजना का एक तरह से एक्सेप्टेबल रहा और बेनिफिशरीज थी वो, इसीलिए बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान में भी हिस्सा लिया और इतनी बड़ी जीत हेमंत सोरेन सरकार को दिलाई। और इसके पहले आप जवाब दे राजेंद्र जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लगातार बोलते रहे कि 50 के आसपास जीतेंगे चुनाव ये जेएमएम के लोग, और 50 से ऊपर भी जाएगा। और देखिए इंडिया ब्लॉक 56 पे है आज। जी, अब आप सिक्ता के सवाल का जवाब दे सकते हैं। नहीं, ये तो दरअसल जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, इनका असर तो था ही। एक खास बात ये थी यहाँ पर झारखंड में जो भी स्कीम्स हेमंत सोरेन ने लागू की, वो अक्रॉस द बोर्ड थी, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं थी। तो उसका फायदा इस तरह से मिला, जो आदिवासी और अल्पसंख्यक है वो तो वोट दे ही रहे थे, एन ब्लॉक वोट वो हुआ है हेमंत सोरेन को, लेकिन जो ओबीसी और अपर कास्ट की महिलाएं थी, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब मैं घूम रहा था तो लोगों से जब बात की, तो जो पुरुष मतदाता थे जनरल कास्ट के, उनकी आशंका थी कि हमारे घर की महिलाएं हेमंत को वोट कर सकती। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी वोट किया है। सिर्फ जो ये आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं उन्होंने ही नहीं, सारे महिलाओं में से अधिकतर ने हेमंत सोरेन को वोट किया है जी। एक बात तो ये है। दूसरा जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हुई, हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस तरह की कतई आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। उसकी मुझे वजह यह दिखती है कि जो इश्यूज उन्होंने उठाए, खासतौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का इशू, जमीन पर वो था नहीं। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार का इशू उठाया, तो भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन की जमानत के समय कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी में बहुत साफ था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राइमा फेसाई कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, ये कोर्ट ने कहा। और तीसरा, परिवार का मसला वो उठा, आप जो जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, आप घुसपैठ का मामला, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मामला, जो बहुत तीखा कर चुका था इस चुनाव प्रचार को, और संथाल परगना के इलाके में इसका जोर रहा बीजेपी का कि यहाँ से कुछ रिजल्ट्स आए। लेकिन अगर मैं अपने डायरेक्टर को बोल सकूं कि संथाल परगना का जो ब्रेकअप है वो दिखाएं, तो वहाँ पर जहाँ पर टारगेट था बीजेपी का, वो वहाँ भी काम नहीं बिल्कुल किया है। दरअसल वहाँ 18 सीटें हैं, 18 सीटों में शायद 1 सीट बीजेपी को मिली है। जी हाँ। या हो सकता है 2 मिली हो, मुझे एक लग रहा है कि 1 सीट मिली है एनडीए को। 1 सीट नहीं, 18 सीटें जो थी, हाँ, इसमें जी एनडीए को 1 सीट मिली जी। हाँ, इसकी वजह यह है कि आपने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और जिस इलाके को टारगेट किया था, उस इलाके में वो चीजें जमीन पर नहीं हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, लेकिन उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह यह है कि संथाली जो आदिवासी हैं वो रोजगार के तलाश में असम गए, दूसरी जगहों पर गए, इस वजह से उनकी संख्या कम हुई। और बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से ढेर सारे लोग वहाँ पहुँचे, जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। इसको आपने बांग्लादेशी घुसपैठ का वो कहा, पहली बात। दूसरी बात, जो जमीन पर कब्जे की बात कही, जमीन पर कब्जे बांग्लादेशियों ने नहीं, वो बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ का एक बड़ा अखबार है प्रभात खबर, उसमें एक स्टोरी आई। वो स्टोरी ये थी कि उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति ने 100 एकड़ जमीन बोकारो में खरीदी, उसका मामला चल रहा है। तो जब ऐसी स्टोरी सामने आ रही है, इसका मतलब जमीन पे यही चीज है। तो जमीन पर जब ये है और आप कहें कि साहब बांग्लादेशी लोगों ने कब्जा कर लिया है, और जो बाहर के लोग हैं वो आइडेंटिफाई किस पार्टी के साथ होते हैं? वो बीजेपी के साथ होते हैं।
तो यहाँ पर इस वजह से मुझे लगता है संथाल परगना में जो सीटें उनकी पक्की पक्की थी, सारठ जैसी सीट वो हार गए। जी राजेंद्र तो जी, मुझे ये वजह उसकी लगती है। मैं जी। कुछ और आंकड़े दिखाता हूं आपके राज्य के और फिर आपसे चर्चा करेंगे। नीरजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। हम बड़े नेताओं की रैलियों की बात भी कर लेते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे हमने महाराष्ट्र में दिखाया, रैली करने जहां पहुंचे उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, उस पर बात करते हैं। रैली ट्रैकर जो हमारा है, एनडीए का 7 रैलियां हुई, 2 में ही एनडीए जीत पाई। यहाँ पर एनडीए का स्ट्राइक रेट 29% है। ये बहुमत जो 33% का नंबर चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी की रैली की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 29% ही रैलियों में सक्सेसफुल मिले। यहाँ पर इनका नंबर 33% से कम आए हैं। सिमिलरली गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो 18 रैलियाँ की, 8 में बीजेपी और एनडीए को फायदा मिला। 44% इनका स्ट्राइक रेट रहा झारखंड में गृह मंत्री का। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष, 6 में रैलियाँ की, 4 में जीता इंडिया ब्लॉक, 67% का यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में प्रदर्शन अच्छा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का फर्स्ट क्लास मार्क्स आए। राहुल गांधी ने 7 रैलियाँ की, 4 में जीत मिली, 57% का स्ट्राइक रेट रहा। गुड सेकंड डिवीजन आप किसको कह सकते हैं। और हेमंत सोरेन को देखिए, 54 रैलियाँ की, 42 में जीते, 78% का स्ट्राइक रेट रहा। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रैलियाँ थी। सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी तक के जितने हमने आपके सामने ग्राफिक दिखाए उसमें मुख्यमंत्री का रहा है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, एनडीए की तरफ से 12 रैलियां की, 5 में जीत मिली, 42% का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का रहा। और नड्डा साहब बीजेपी के अध्यक्ष, 6 रैलियां की, एक ही जगह पे जीत मिली, 17% का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि पासिंग मार्क्स नहीं कहे जा सकते, पासिंग मार्क्स नहीं थे। लेकिन राजेंद्र तिवारी जी, अब बिल्कुल उल्टा है। महाराष्ट्र में जब ये नेता रैलियां कर रहे थे, इनको पसंद किया जा रहा था। झारखंड में आकर रैलियां कर रहे थे, कुछ बातें कॉमन भी थी, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला हो गया, 370 की बात हो गई, वक्फ की बात हो गई, ज़मीनों की बात हो गई। ये चीज़ें झारखंड में क्यों नहीं चली? नहीं, झारखंड में इसलिए नहीं चली, जो मैं आपको बता रहा, वक्फ का मामला यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं उठाया गया और 370 भी बहुत ज़्यादा नहीं उठाया। 370 का मामला जो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उठाया, तो उसमें हुआ ये कि 370 जिस तरह से यहाँ देखा जाता है, आदिवासियों की ऑटोनॉमी, तो 370 अगर आप उसको उस तरह से देखें तो लोगों की ऑटोनॉमी खत्म करने का मामला है वो, तो वो इस तरह से यहाँ ट्रांसलेट होता है। और झामुमो के नेताओं ने इसी तरह से उसे सामने रखा लोगों के 370 को। हेमंत ने भी इस तरह से रखा कि भाई हम जो आदिवासी अस्मिता की बात है, हमारी जंगल जमीन ये सारी चीजें ये छीनने जा रहे हैं, इस वजह से सब बातें कर रहे हैं। ये चीजें लोगों में गई और उसकी वजह बड़ी रही कि 2014 से 2019 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस दौरान जिस तरह की चीजें हुई थी, जो मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि सीएनटी को डाइल्यूट करने का काम हुआ और पत्थलगड़ी जैसे खूंटी में हुई थी, उसके खिलाफ जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, हजारों लोगों पर एफआईआर हुई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, देशद्रोह के मुकदमे लगे, तो वो सारी चीजें याद थी लोगों को। ऐसे में तो सवाल, इस वजह से बिल्कुल ऐसे में सवाल राजेंद्र जी और नीरज जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि झारखंड में इस प्रचंड जीत के बाद जो एपिसेंटर है देश में आदिवासी राजनीति के लिए, इस जीत के बाद क्या बदलेगा दिल्ली में और रांची में? देखिए, एक तो क्लियर चीज़ है कि हेमंत सोरेन की जो जीत है वो पहले नहीं हुई है, उनके पिता के दौरान भी नहीं हुई है। तो एक उभरता हुआ सिर्फ झारखंड का सितारा नहीं है, आदिवासी समाज का सितारा सामने आया है इस चुनाव के दौरान। अब उसमें पॉलिसी कैसे बदलेगी, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा था चला नहीं, इसका उल्टा रिएक्शन हुआ है, जो फीडबैक आया है, मतलब लोग उससे नाराज़ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध किया है, तभी सीट एक ही आई है उस एरिया में। लेकिन एक कंसर्न है भाजपा के अंदर और आरएसएस के अंदर भी, क्योंकि आरएसएस बहुत समय से आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, कि बिल्कुल वो पैठ नहीं बना पाए हैं इस बार। जो लोकसभा में था वही स्थिति कंटिन्यू की है, उसके बारे में चिंता है उनके अंदर। जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी और
संघ परिवार की तरफ से की गई झारखंड में, खासकर आदिवासियों के बीच में, वो नहीं चला। हमारे साथ जो दोनों मेहमान हैं वो उनका एक कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है जिस तरह के नतीजे हेमंत सोरेन के फेवर में आए हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे उपचुनावों के नतीजों की भी, वहाँ पर क्या स्थितियाँ रहीं, क्योंकि आज कुल 48 जगहों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 46 विधानसभा की सीटें थी और 2 लोकसभा के भी उपचुनाव हुए। उनके परिणाम आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी भी वायनाड से जीत गई हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार। तो 2024 के आखिरी चुनाव निपट चुके हैं इस साल के, और अब अगला चुनाव दिल्ली में होगा विधानसभा का, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज 2 राज्यों की बात तो हमने कर ली, महाराष्ट्र झारखंड की, कुछ जगहों पर उपचुनाव भी हुए, उनके बता देते हैं आपको बात। तो खासकर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हो रही थी। और देखिए क्या रहे नतीजे। गाजियाबाद की सीट पर, गाजियाबाद सदर में बीजेपी जीत गई है चुनाव। कटहरी में बीजेपी चुनाव जीत गई है, ये सीट उसने सपा से छीनी है। कुंदर की ये सीट सपा से छीनी है बीजेपी ने। मजवा सीट बीजेपी के खाते में गई है। 9 में से 6 बीजेपी जीती है। खैर में बीजेपी जीती है, बहुत बड़ी जीत खैर में बीजेपी की हुई है। फूलपुर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। करहल ये सपा ने रिटेन की है, अखिलेश यादव की सीट थी ये। सीसामाऊ इरफान अंसारी की सीट, जिनकी पत्नी लड़ी, वो चुनाव जीती है सपा के खाते में 2 है। और मीरापुर सीट से आरएलडी, जो कि बीजेपी की घटक साथी है जयंत चौधरी की पार्टी, उसने चुनाव जीता। ये सीट उसी के पास थी। यूपी में 9 में से 7 एनडीए के पास और 2 सपा के पास गई हैं। नीरजा जी, सपा के हिस्से की 3 सीटें बीजेपी ने छीनी है। जो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच द्वंद्व देखा हमने बीते 1.5-2 महीने के दौरान, उसमें ये बाजी योगी आदित्यनाथ जीत गए। बिल्कुल, और बहुत स्पष्ट रूप से जीत गए हैं। जो बातचीत चल रही थी लोकसभा चुनावों के बाद कि उनको रिप्लेस किया जाए, ऐसी डिमांड आई थी। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ बैठे थे दिल्ली में बहुत समय तक। ये भी माना जा रहा था कि मौर्य ऐसा डिमांड नहीं कर सकते अनलेस हाईकमांड का भी ब्लेसिंग हो उनको, क्या योगी को हटा के ओबीसी नेता को सीएम बनाया जाएगा लखनऊ में। पर फिर डिसाइड किया गया कि इन चुनावों का, उपचुनावों का इंतज़ार किया जाए। 10 होने जा रहे थे, 9 हुए हैं, जिसमें 3 भाजपा की थी, 5 सपा की थी, और हम देख रहे हैं कि अब दोनों ही पक्षों ने से मिनी विधानसभा की तरह लड़ा है। हम उतना ही इस पर चर्चा करते रहे इस पूरे दौरान जितना महाराष्ट्र और झारखंड की कर रहे थे। बिल्कुल, ये चुनाव ये नहीं कि उसके आंकड़े फर्क करेंगे कि सरकार गिरेगी या रहेगी, लेकिन उसकी जो पोजीशन है सीएम की, उस पर बहुत असर हो, खासकर योगी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। अब योगी की कुर्सी को मैं तो मानती हूँ पहले भी खतरा नहीं था, लेकिन अगर वो हटाते तो फिर बहुत बवाल होता। तो केशव जी की कुर्सी को कोई खतरा है जो यहाँ कैंप कर रहे थे? वेल, ओबीसी को हटाएंगे तो इतना अच्छा नहीं है वो मामला उत्तर प्रदेश में। ये तमाम आंकड़े चलते जा रहे हैं उपचुनावों के, लेकिन एक चीज मैं आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में, और क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का भी चुनाव आ रहा है नीरजा जी, अगले महीने दिसंबर के बाद अभी भी नया अध्यक्ष आ सकता है। क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष, ये दोनों समीकरणों को ध्यान में रखकर आलाकमान फैसला करेगा, चाहे संघ का हो चाहे बीजेपी का हो? आपका क्या आकलन है? बिल्कुल सही, जुड़े हुए दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार महाराष्ट्र में भाजपा की जीत में, और उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है। लोकसभा चुनावों में उन्होंने हाथ खींच लिया था, चाहे यूपी में हो चाहे महाराष्ट्र में हो। तो कहीं ना कहीं उनके प्रेस्टीज का भी सवाल था यहाँ, क्योंकि हेडक्वार्टर्स संघ का नागपुर में है, विदर्भ में, और विदर्भ में बहुत शानदार जीत है भाजपा की। तो ये जो एक कुछ महीने पहले बात चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को लाया जाए नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में, अब उसमें कुछ बात बनी नहीं या टाल दिया गया। अब फिर से क्या देवेंद्र फडणवीस वहाँ रहेंगे चीफ मिनिस्टर? उनकी मंशा तो वो क्लियर है, या फिर संघ चाहता है कि इधर आए और हाईकमांड पार्टी का भी उस चीज़ को मंजूर कर लेगा। अब आरएसएस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहमियत रखता है, तो संघ का हाथ होगा, कौन होगा चीफ मिनिस्टर, और उसको मद्देनजर रख के कौन होगा पार्टी प्रेसिडेंट। ये बहुत, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई है ना, आप मानती है ना? एक जगह अगड़ा, एक जगह पिछड़ा, एक जगह
बस जिस तरीके से आज आगे आकर देवेंद्र फडणवीस तमाम संवाददाताओं से बात कर रहे थे, ऐसा आमतौर पर बीजेपी में होता नहीं है। जिस दिन चुनावी नतीजे आते हैं तो जितने वो आगे आकर बात कर रहे हैं, उनको 2 बार आए वो प्रेस से मिले 2 बार, तो ये कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खुश नजर दोनों हाथ में लड्डू हैं, या तो अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूंगा प्रियंका गांधी वाड्रा पर। गांधी परिवार का तीसरा व्यक्ति भी अब संसद में होगा, 1 राज्यसभा 2 लोकसभा। इसको आप कैसे देखती है? प्रियंका के आने से क्या कांग्रेस को नई मजबूती मिलेगी या ऐसे एक साधारण सी खबर है ये? नहीं, मुझे लगता है बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो बाइपोल था ना, वो वायनाड का था, क्योंकि इसका मतलब आपने सही कहा, तीसरा गांधी परिवार का सदस्य पार्लियामेंट में होगा और भाई बहन की जोड़ी इकट्ठे मिलके आक्रमण करेंगी, ये भी माना जा रहा है। प्रियंका ये मानते हैं कि एक पैरेलल राइवल पोल बन सकती है, अगर मान लीजिए उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, राहुल से ज़्यादा अच्छा है, कंपैरिजन होगा। पर मुझे लगता है प्रियंका ने तय कर लिया है कि राहुल की लीडरशिप के अंडर वो काम करेंगी। तो अगर ये आक्रमण होगा रूलिंग ग्रुप के खिलाफ, उनको आड़े हाथ लिया जाएगा, तो फिर ओवरऑल ऑपोजिशन को मजबूती तो आज फैसला आ चुका है। आज फैसले करते कांग्रेस के लिए एक ही अच्छी खबर थी वायनाड का चुनाव, बाकी दिन भर कांग्रेस का बहुत खराब था आज। चलिए, राजू ने फैसला कर लिया है। नजर सबकी अब मुंबई की तरफ होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये बड़ा सवाल अगले 2-3 दिनों तक या फिर उससे ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 72 घंटे हैं, तब तक नाम सामने आ जाएगा सुमित। और बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलते चलते इलेक्शन एक्सप्रेस पर अब सवार होंगे हमारे सहयोगी अनंत और आपको मुंबई से ले चलेंगे रांची तक इलेक्शन के सभी आंकड़ों को बताते हुए। इस समय हम महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में इलेक्शन एक्सप्रेस आने वाली है, जो हमें बताएगी कि महाराष्ट्र के इस चुनावी सफर में जनता ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं। तो ये लोकल ट्रेन आ चुकी है यहाँ पर। एनडीए के खाते में 236 सीटें आई हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं कुल महाराष्ट्र में मिलाकर। और आपको बताएं कि एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के खाते में 48 सीटें, ये आंकड़ा और नीचे चला गया है। पहले 50 की सीटें दिखा रहे थे, लेकिन अब 48 हैं और अदर्स के खाते में 4 सीटें यहाँ पर आई हैं। तो ये तो हुआ महाराष्ट्र के इस चुनावी सफर का लेखा जोखा, जिसमें अपना जनादेश जनता ने सुना दिया है और एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत यहां पर दी है। अब इलेक्शन एक्सप्रेस हमारे साथ आ गई है, इसमें हम सवार होंगे और फिर हम सफर करेंगे झारखंड तक का, और झारखंड में जाके वहां का जनता ने क्या फैसला सुना है, क्या जनादेश वहां का है, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस ट्रेन में हम सवार होते हैं और झारखंड तक का सफर तय करते हैं। आपको बताएं कि झारखंड में भी काफी कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने निकल कर आए तो उन नतीजों के बाद यहाँ पर ये साफ हो गया कि मामला यहाँ पर भी एक तरफा था और जमीन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके सहयोगी कांग्रेस, आरजेडी, वो कहीं ज्यादा एनडीए से आगे निकल गए। जहां तक एनडीए की बात है तो बीजेपी का प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनका जो प्रदर्शन था वो कुछ खास नहीं रहा, खासकर आजसू का, जिससे बड़ी उम्मीदें की जा रही थी आदिवासी बेल्ट में, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं हो पाया। कोल्हान का क्षेत्र है, वहां पर भी चंपई सोरेन के आने से माना जा रहा था कि कुछ डेंट पड़ सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा आपके सामने है। जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन जो है, उसके खाते में 56 सीटें आई और एनडीए के खाते में 24 सीटों से ही उसे संतोष करना पड़ा। तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटें, जिनमें 2 चरणों में मतदान हुआ, पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले गए और एक बार फिर से ये तय हो गया कि हेमंत सोरेन ही झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं।